देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 4.12 लाख नए केस रिकॉर्ड, 3,979 संक्रमितों की हुई मौत, वहीं 3.24 लाख मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में फिर दिखी कोरोना मामलों में तेजी, 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 920 मरीजों की गई जान, 57,640 नए मामलों की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, जवानों ने अलबद्र के 3 आतंकी किए ढेर, एक आतंकी ने किया सरेंडर। तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही ममता का एक्शन, कुछ बिहार एसपी को किया सस्पेंड, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर तैनात सभी पुलिस अस्पर भी हटाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में 91 के करीब पहुंचा पेट्रोल, तो एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और मुंबई में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चुनाव के बाद से बढ़त का सिलसिला लगातार जारी है और आज तीसरा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। लगातार एक बार फिर से अब इजाफा होने लगा है डीजल पेट्रोल के दामों में और दिल्ली में 91 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। और वहीं अगर मुंबई का जिक्र किया जाए तो मुंबई में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। तो चुनाव के बाद से ही बढ़त का सिलसिला लगातार जारी हो गया है डीजल और पेट्रोल के दामों में। और डीजल पेट्रोल के दाम में आज भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दिल्ली में 91 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया है और इसके साथ ही मुंबई में भी पेट्रोल के दाम 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो आज सुबह दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कनिगम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं एक नए भर्ती हुए हैं आतंकवादी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक भर्ती होने वाले आतंकी की पहचान तौसीफ अहमद के रूप में की गई है। वो अल बदर आतंकी संगठन में शामिल होने वाला नया आतंकी था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ तड़के शुरू हुई थी और पुलिस ने बताया कि सरेंडर के प्रस्ताव को ठुकराते हुए घेरे गए आतंकवादियों ने ज्वाइंट सर्च टीम पर गोलाबारी और ग्रेनेड भी फेंका। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रही है। तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर दिन ब दिन कहर ढा रही है। बुधवार को तो कोरोना संक्रमण ने भारत में अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए हैं और जो कि लास्ट पीक से 10,000 से अधिक है। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका है जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में 4 लाख के पार गए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 नए मामले सामने आए थे। बुधवार को भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना के प्रकोप से 3,980 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के अटैक में ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और वहीं बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए, जो अब तक पूरी दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है। तो अभी भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट अब तीसरी लहर आने का अंदेशा भी जताने लगे हैं। तीसरी लहर आएगी इस बात को अभी तक सारे एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, लेकिन कब तक आएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर विजय राघवन ने बुधवार को कहा कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोरोना वायरस के वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं
और इसीलिए हमें तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन प्रभावी है, लेकिन वैज्ञानिक इसको अपग्रेड करने पर भी काम कर रहे हैं। तो हरियाणा के पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सीएम मनोहर लाल के पलवल दौरे पर निशाना साधा। दरअसल करण दलाल का कहना है कि सीएम ने अस्पताल का पूरा जायजा नहीं लिया, न ही उनके आने से स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार हुआ। उन्होंने कहा, आज भी पलवल जिले में ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर की दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, जिन्हें कोविड सेंटर बना देना चाहिए ताकि गरीब लोगों को बेड मुहैया हो सके। जो कल का दौरा था वो एक छलावा था और यहाँ के लोगों को एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो यहाँ वेंटिलेटर्स की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, रेमडेसिविर दवाई जो कालाबाजारी में बहुत ऊंचे दामों पर बिकने लगी हुई है उस पर रोक लगेगी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद आज पलवल के अंदर न रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध है, न वो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, न यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है उन वेंटिलेटर्स को भी अभी स्थापित नहीं किया गया है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर दाखिल मरीजों को देखने तक नहीं जाते, उनके परिजन ही उनको दवाई देने का काम कर रहे हैं। तो यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कलीगढ़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल भूमि विवाद में नतीजों ने मां के साथ मिलकर चाचा को जमकर पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बंटवारे की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। आज 5 मई को ग्राम कलीगढ़ा थाना कप्तानगंज की रहने वाली सरोज यादव पत्नी रामजतन यादव ने थाने पर आकर यह तहरीर दी कि उनके पति रामजतन यादव को 30 अप्रैल की रात 9 बजे उनकी भाभी और उनके 2 भतीजों ने मिलकर के मारा। जो विवाद संपत्ति को लेकर के हुआ था। अपने पति रामजतन यादव का इलाज वो गांव में आसपास किसी डॉक्टर से कराती रहीं और कल 4 मई की रात में उनको लेकर ट्रामा सेंटर जनपद बस्ती आई, जहाँ पर उनके पलवल में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और यह बहुत ही घातक साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। वहीं पलवल में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। सभी शवों का अंतिम संस्कार पलवल नूह मार्ग पर अलग से बनाए गए कोविड शमशान घाट में किया गया है। शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए नगर परिषद की तरफ से नियुक्त किए गए कर्मचारियों ने बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर 8 से 10 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और अब तक 10 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अंतिम संस्कार 10वीं अभी आई है, 9 का हो चुका है। तो रोजाना कितनी डेड बॉडी आ सकती है? रोजाना कल 11 बॉडी आई थी, आज 9 फूक चुकी हैं अब तक, अब ये 10वीं आई है। परसों भी ऐसे फूकी थी हमने 11-12 बॉडी। रोज मतलब घट नहीं रहा, बढ़ी रहा। और अब खबर जरा हटके है। अब तक आपने जुड़वा बच्चों या फिर 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चों के साथ एक साथ जन्म के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म देकर सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल माली की एक महिला ने मोरक्को में मंगलवार को एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे और मां पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की सरकार ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और दावा किया है कि उनकी एक महिला नागरिक ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। माली सरकार ने 25 साल की हलीमा सीजे को अच्छी देखभाल के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेज दिया था। माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हलीमा ने सीजेरियन सेक्शन द्वारा 5 लड़कियों और 4 लड़कों को जन्म दिया है। जब हलीमा सीजे ने 9 बच्चों को जन्म दिया तो खबर दुनिया भर में तेजी के साथ फैल गई, क्योंकि अब तक 9 बच्चों के साथ जन्म होने का शायद ये पहला मामला है। महिला के सही सलामत डिलीवरी के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मोरक्को और माली के मेडिकल टीम को मुबारकबाद दी है और जिनकी कड़ी मेहनत से इस प्रेगनेंसी में एक बेहतर नतीजा निकलकर सामने आया है।
इजरायल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन देशों से चिकित्सा सहायता की खेप बुधवार को भारत पहुंची, जिसमें ऑक्सीजन सांद्रक यानी कंसंट्रेटर, रैपिड टेस्टिंग के ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की शीशियां, दवा आदि शामिल हैं। इन देशों से भारत को यह चिकित्सा आपूर्ति ऐसे समय में भेजी गई है जब भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इजरायल से भेजी गई चिकित्सा सहायता संबंधी यह खेप विशेष विमान से भारत लाई गई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका से आज सुबह रेमडेसिविर के 81,000 शीशियां मुंबई पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हमारे मित्र ऑस्ट्रेलिया से 1056 वेंटिलेटर और 43 ऑक्सीजन सांद्रक तोहफे में प्राप्त होने सराहना करते हैं। हमारी सामरिक साझेदारी और मजबूत होगी। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में परिणाम आने के साथ ही सभी पार्टियां तमाम गुनाभाग में लग गई हैं और सभी का लक्ष्य 2022 विधानसभा चुनाव है। लिहाजा सभी इस पंचायत चुनाव में दमदार प्रदर्शन का दावा कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि किरण दिखाई दे रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बेहतर प्रदर्शन रहा है और हम 271 सीटें जनता ने हमें दी हैं और पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव नहीं थे, क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव थे और हमें आशा के अनुरूप अधिक से अधिक हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ सरकार की विदाई तय है। कि योगी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। न तो उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसे में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि आप लॉकडाउन लगाइए, मगर योगी सरकार की हठधर्मी देखिएगा। लखनऊ राजधानी में जिस तरह से भयावह स्थिति हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, हाहाकार मचा हुआ है। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार सिर्फ नंबर बढ़ाने में लगी है और इवेंट के माध्यम से सरकार चला रही है और फरमान से चला रही है। सरकार इकबाल से चला करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, वहां कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सुविधा नहीं है और उद्घाटन कर दिया। तो ये योगी सरकार का आईना है कि आप उद्घाटन करके लौट आए, वहाँ मशीनें नहीं हैं, वहाँ जांच की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आप किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं? हम लगातार कहते आ रहे हैं 1 साल से, अगर योगी सरकार ने तैयारी की होती तो आज शायद उत्तर प्रदेश में ये स्थिति न होती, लोगों को बचाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत कही जाती है कि जाकी न फटे बिबाई वो। दरअसल यह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के इंतहा हो गई है कि एक महिला का लावारिस शव मोर्चरी में 4 दिन तक यूं ही पड़ा रही और पुलिस ने ना तो पोस्टमार्टम कराया और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने शव की सुध ली। नतीजा, चींटियां और चूहे शव का अधिकांश भाग चट कर गई हैं। दुर्गंध आने पर इसका पता चला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बलरामपुर मंडलीय अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अप्रैल की शाम बिलरियागंज में सड़क पर घायल अवस्था में 32 वर्षीय मिली अज्ञात महिला को 108 नंबर के एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने शाम 5 बजे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था और इसके साथ अगले दिन 30 अप्रैल की सुबह उसकी मौत हो गई। तो कर्मचारियों ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। इसके साथ ही शव के शिनाख्त व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए पुलिस को सूचना भेज दी गई, लेकिन स्वास्थ्य व पुलिस विभाग दोनों की लापरवाही के चलते न तो शव की शिनाख्त हो सकी और न ही पोस्टमार्टम कराया गया। कोई अज्ञात बॉडी जो है 3 दिन की थी, मोर्चरी में है, मेरे संज्ञान में आया है और चूँकि अज्ञात बॉडी है तो पुलिस को सूचना जिला अस्पताल से चली गई थी और 72 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो 72 घंटे कल हो गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ लेते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ चल रहा है। युवा तेजी से सामने आ रहे हैं और कोरोना वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। इससे उन्हें कोरोना के खतरे से बचाने में मदद मिल रही है। दिल्ली में सभी वैक्सीन सेंटर ठीक तरीके से चल रहे हैं और जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, इसे 24 घंटे चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने वैक्सीन सेंटर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तैयारियां पूरी हैं। हमने 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन वैक्सीन की उत्पादकता सीमित होने के कारण इसकी उपलब्धता में बाधा आ रही है। मगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती तो 3 महीने के अंदर सबको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। दोनों प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। कल सरकारी उसका भी कई जगह मनीष जी गए थे, सत्येंद्र जी गए थे, उन्होंने मुआयना किया था। आज ये प्राइवेट का देखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि अब एक तरह से जो प्रोसेस हैं वो सारे ठीक से लागू हो गए हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए और अभी बहुत कम वैक्सीन आई है। अब जो हमारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं तो हम चाहें तो इसको स्केल अप 24 घंटे में कर सकते हैं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन की कमी है। अगर वैक्सीन हमें सारी मिल जाए तो जैसे मैंने कहा था, हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को हम वैक्सीनेट कर दें। वो टारगेट अचीव करना संभव है। अब केवल और केवल एक ही अड़चन बच गई है कि वैक्सीन की हमें सप्लाई ठीक हो जाए। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कोरोना को लेकर कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्र सरकार को करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। निसंदेह उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और जो आज देश के हालात हैं, आज कहीं न कहीं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और दम तोड़ती सांसों को आज हम केवल ये कह करके कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी असमर्थता से हम लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए इसका पूर्वानुमान बेहद महत्वपूर्ण है और उसके अनुरूप तैयारी और उसकी रणनीति कैसे उसको रोकेंगे, इस पर काम किया जाना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जो स्थिति है वो निसंदेह ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी बिगड़ गई है। केंद्र सरकार को भी काफी निष्पक्ष होकर के वहां जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसका आकलन करके उनको पूरा किया जाना चाहिए और वो उनके दरवाजे तक पहुंचे, जिससे कि उसकी डिलीवरी को कराने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से उस पर क्रियान्वयन करने का जो काम है वो पूरा कर सके। तो मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का बताया है। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रज्ञा ने ट्वीट किया है कि मुमताज, लोकतंत्र, हिंदुओं, भाजपा के बंगाल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार, ये कलंकिनी। बस उन्होंने आगे लिखा, टिट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजी, बस यही उपाय है। प्रज्ञा ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया है। अब तो राम बनना ही होगा। और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय यह संदेश देती है कि जनता ईमानदार है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का धन्यवाद देकर आगे और विकास के लिए भाजपा को चुना है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला ने राहुल गांधी के न वैक्सीन है और न ही रोजगार वाले ट्वीट पर पलटवार किया है। शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी का कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, क्योंकि उनकी पार्टी परिवार की पार्टी है, इसलिए उनकी पार्टी दूसरों को आरोपित करती रहती है। इसके अलावा शुक्ला ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, क्योंकि उनकी पार्टी परिवार की पार्टी है। इस नाते उनकी पार्टी दूसरों को केवल आरोपित करती है। वह दिन रात प्रधानमंत्री की मेहनत को नहीं देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के आविष्कार को नहीं देख रहे हैं, हेल्थ वॉरियर्स को नहीं देख रहे हैं। उनको राजनीति करनी है और राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता उनको केवल इतना ही करने के लिए छोड़ देगी, आगे कुछ नहीं बनाएगी। तो भी उनको शुभकामना देते हैं कि वह एक ऐसी मुख्यमंत्री सिद्ध हों जो कम से कम बंगाल में हिंसा को ख़त्म कर सकें। क्योंकि टीएमसी द्वारा प्रायोजित हिंसा को ख़त्म करना भी उनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर उसमें सफल हो सकते हैं तो मुझे लगता है तीसरा कार्यकाल उनका ठीक होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई हार देखना पड़ा है। वो लोग भी जीते हैं, उनके तरफ से सूचनाएं दी जा रही हैं। चूंकि सिंबल नहीं था, समर्थित प्रत्याशी रहा है, इस नाते वह किसी को भी अपना बता देंगे, ये अलग का विषय है। लेकिन जब आगे अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वही जो लोग जीते हुए हैं वो सभी और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुनील पॉल पर एफआईआर दर्ज हुई है। कॉमेडियन है सुनील पॉल, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। डॉक्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये डॉक्टरों की एक संस्था ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टरों पर लगाया था मानव तस्करी का बड़ा आरोप। तो मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील पॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कॉमेडियन सुनील पॉल पर एफआईआर दर्ज की गई है और डॉक्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी सुनील पॉल ने, जिसको लेकर के अब डॉक्टरों के एक समूह ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉक्टरों पर मानव तस्करी का बड़ा आरोप लगाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं संवाददाता मुरारी सिंह। मुरारी, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि सुनील पॉल पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल सही। मुंबई के अंधेरी पुलिस थाने में जो है डॉक्टर की एक संस्था द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि सुनील पॉल ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए डॉक्टरों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण और कोरोना मरीजों के साथ जो है ये डॉक्टर जो है खिलवाड़ करते हैं, झूठी रिपोर्ट करते हैं। इसे लेकर के डॉक्टरों की एक संस्था ने सुनील पॉल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके की गिरफ्तारी, किस तरीके की पूछताछ और किस तरीके की कार्रवाई हो पाती है। मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरीके से जो पूरा मामला आया है, जब तस्करी का मामला उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो पूरे डॉक्टरों को लेकर के नहीं कह रहे हैं, वो उन डॉक्टरों को सलाम करते हैं जो डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उन चीजों को लेकर के उन्होंने कहा था। इस मामले पर उन्होंने सफाई भी दी थी। जी बिल्कुल, इस तरीके की उन्होंने अपनी सफाई, अपना पक्ष भी रखा था। और इस मामले में इस पोस्ट के बाद उन्हें कई जगह से धमकियां भी मिलना शुरू हुआ था, जिसे लेकर के वो सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उन डॉक्टरों के लिए ये वीडियो बनाया हूं जो मानव तस्करी करते हैं, जो इस कोरोना काल में इतने बड़े जुर्म कर रहे हैं। मैं उन डॉक्टरों को सलाम करता हूँ जो कोरोना योद्धा के रूप में इस समय भगवान के दूसरे रूप में काम कर रहे हैं। चलिए, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह। लगातार आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की मुंबई से बड़ी खबर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।